बढ़िया हैं आप लोग? ठीक है, तैयारी कर रहे हैं बढ़िया से, भरोसा रखिए और बेहतर तरीके से तैयारी करिए। ठीक है, हम आपके साथ में हैं और हम भी आप अपने तरीके अपने हिस्से की मेहनत हम कर रहे हैं, आप लोग अपने हिस्से की मेहनत कीजिए। देखिए, आज हम जो पुस्तक का चर्चा करने वाले हैं वो है भारत लोक अर्थव्यवस्था, अध्याय 3 भू संसाधन तथा कृषि। इससे होने वाली चर्चा, इसमें अध्याय 3, 4, 5 और 6 से 12 अंक के क्वेश्चन आने वाले हैं। मतलब 4 अध्याय से 12 अंक के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, उसी संदर्भ में अब यहाँ पे तो काफी मिक्सअप हो गया है। हालांकि इस तरफ में 2 नंबर के क्वेश्चन हम बनाने का प्रयास किए हैं, लेकिन इधर भी कुछ बड़े क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि विषय वस्तु बड़ी थी। तो इस तरफ में भी क्वेश्चन कुछ आपको देखने को मिलेंगे कि बड़े क्वेश्चन है। ठीक है, तो लगे रहें, देखते हैं। देखिए, भू राजस्व विभाग भूमि उपयोग संबंधी अभिलेख रखता है। कौन सा विभाग रखता है? भूमि संबंधी अभिलेख भू राजस्व विभाग। फिर भारत की प्रशासनिक इकाइयों के भौगोलिक क्षेत्र की सही जानकारी देने का दायित्व भारतीय सर्वेक्षण विभाग का है। ठीक है, मतलब प्रशासकीय इकाइयों की भौगोलिक क्षेत्र की जानकारी देना हो तो कौन सा विभाग देगा? भारतीय सर्वेक्षण विभाग। किसी क्षेत्र में भू उपयोग अधिकतर वहां की आर्थिक क्रियाओं की प्रवृत्ति पर निर्भर करता है। मतलब किसी क्षेत्र में जो भूमि उपयोग है वो कैसा होगा कि वहां पर जो है जैसी आर्थिक क्रियाएं होंगी। मान लीजिए बात, गांव है कोई तो वहां पर ज्यादातर कृषि होगा, है ना। कोई शहरी क्षेत्र है तो वहां पर जो है औद्योगिक क्षेत्र होंगे या फिर प्लॉटिंग होने लगेगी, इस तरीके से। ठीक है, फिर देखें, द्वितीयक एवं तृतीयक सेक्टरों में प्राथमिक सेक्टर की अपेक्षा अधिक तीव्रता से वृद्धि होती है। ये क्वेश्चन भी अभी पिछली बार रिपीट हुआ था। इसमें पूछा गया था कि किस सेक्टर में जो है तीव्रता से वृद्धि हो रही, तो उसका आंसर आता है द्वितीयक एवं तृतीयक सेक्टर में। ठीक है, फिर समय के साथ कृषि क्रियाकलापों का अर्थव्यवस्था में योगदान कम होता जाता है। जैसे जैसे समय बढ़ता जाता है वैसे ही जो अर्थव्यवस्था है इस पे कृषि का योगदान जो है धीरे धीरे करके कम होता जा रहा है। जैसे भारत में पहले कहें तो लगभग 90% लोग गाँव में रहते थे और अर्थव्यवस्था में योगदान देते थे, लेकिन अब जो है गाँव की संख्या धीरे धीरे करके कम होती जा रही है, नगरों में जनसंख्या बढ़ती जा रही है। तो इसलिए जो है कृषि का क्रियाकलापों का अर्थव्यवस्था में योगदान भी क्या होता जा रहा है? घटता जा रहा है। भूमि उपयोग प्रतिरूप के 4 संवर्गों में कमी और 4 संवर्गों में वृद्धि की गई। भूमि उपयोग प्रतिरूप के कुल 8 संवर्ग बनाए गए हैं, यहाँ पे हमने समझाया है, देखेंगे आप लोग। तो उसमें से 4 में वृद्धि हो रही है। 4 में वृद्धि कौन कौन सी में हो रही है? वन क्षेत्र में, है ना, गैर कृषि कार्यों में प्रयुक्त भूमि, फिर पड़ती भूमि, वर्तमान पड़ती भूमि और निवल बोया गया क्षेत्र। इसके अनुपात में क्या हुई है? वृद्धि हुई है ना। और सर्वाधिक जो हुई है वृद्धि वो है गैर कृषि कार्यों में प्रयुक्त भूमि। मतलब जो कृषि के अलावा दूसरे कार्यों में उपयोग हो रही, उसमें सबसे ज्यादा वृद्धि हुई है। ये भी क्वेश्चन बन सकता है। फिर देखिए, साझा संपत्ति संसाधनों को सामुदायिक प्राकृतिक संसाधन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सामुदायिक प्राकृतिक संसाधन। किसको कहते हैं? साझा संपत्ति संसाधन को। ठीक है, भारत में कुल बोए गए क्षेत्र के लगभग 54% भाग पर अनाज बोए जाते हैं। भारत विश्व का लगभग 11% है ना अनाज उत्पन्न करके अमेरिका चीन के बाद तीसरे स्थान पे है। मतलब भारत में जो अनाज है इसके उत्पादन में भारत कौन से स्थान पर है? तीसरे स्थान पर है। पहले कौन से स्थान पर है? पहला है अमेरिका, दूसरा है चीन और तीसरा है भारत। ठीक है, और यहाँ पर जो सेंटेंसेस को शायद समझ न पाए हैं आप लोग, भारत में कुल बोए गए क्षेत्र के लगभग 54% भाग पर अनाज बोए जाते हैं। मतलब भारत में जितना भी कृषि की जाती है उसके 54% भाग पर जो है अनाज बोए जाते हैं। ठीक है, फिर देखिए, महाराष्ट्र प्रमुख उत्पादक कौन कौन सी चीजों का है? ज्वार का है, बाजरा का है, अरहर और तुअर भी बोलते हैं अपन लोग, है ना। और हमारी क्षेत्रीय भाषा में क्या बोलते हैं इसको? राहड़ भी बोलते हैं। तो अरहर तुअर जो है ये महाराष्ट्र में ज्वार, बाजरा और अरहर सबसे ज्यादा उत्पादन करता है। मतलब प्रथम उत्पादक राज्य है देश का। फिर देखिए, मक्का खाद्य एवं चारा फसल है, मतलब खाद्यान्न के लिए भी और चारा के लिए भी इस्तेमाल होता है। प्रमुख उत्पादक राज्य इसका कर्नाटक। ठीक है, फिर चना का प्रमुख उत्पादक है मध्य प्रदेश। चना का प्रमुख उत्पादक मतलब प्रथम उत्पादक राज्य है भारत का। फिर भारत दालों का प्रमुख उत्पादक देश है, दाल ज्यादा उत्पादन करता है भारत।
फिर तोरिया और सरसों का उत्पादक राज्य है राजस्थान। प्रथम उत्पादक की बात हो रही, याद रखिएगा आप लोग, है ना, सर्वाधिक या प्रथम। फिर अरहर या तुअर जो है इसे लाल चना और पिजन पी के नाम से जाना जाता है। आपसे पूछा जा सकता है पिजन पी किसे कहते हैं, तो आप लिखेंगे अरहर या तुअर, है ना, इसको पिजन पी के नाम से जानते हैं और लाल चना भी कहते हैं इसको। फिर देश के कुल शस्य क्षेत्र की लगभग 14% भाग पर तिलहन फसलें बोई जाती हैं। भारत विश्व में 18.8% मूंगफली का उत्पादन करता है। मूंगफली का प्रमुख उत्पादक राज्य है गुजरात, याद रखिएगा। फिर देखिए सोयाबीन अधिकतर मध्य प्रदेश महाराष्ट्र में बोया जाता है। दोनों राज्य मिलकर 90% सोयाबीन का उत्पादन करते हैं। मतलब सबसे ज्यादा जो सोयाबीन का उत्पादन है वो होता है मध्य प्रदेश में, और इसलिए वजह से मध्य प्रदेश को सोया स्टेट या सोयाबीन राज्य भी कहा जाता है। ठीक है। फिर देखें कपास तथा जूट भारत की दो प्रमुख रेशेदार फसलें हैं, रेशे वाली फसलें हैं। फिर जूट विभाजन के दौरान देश का विशाल उत्पादक क्षेत्र पूर्वी पाकिस्तान, मतलब वर्तमान में बांग्लादेश है, यहाँ पर चला गया। जूट का ज्यादातर क्षेत्र जब विभाजन हुआ तो बांग्लादेश में चला गया। ठीक है। आज भारत विश्व का 60% जूट का उत्पादन करता है। प्रथम उत्पादक राज्य है पश्चिम बंगाल। ठीक है, याद रखिएगा। फिर देखें गन्ना ब्राजील के बाद भारत दूसरा बड़ा गन्ना उत्पादक देश है, और भारत का प्रमुख उत्पादक राज्य है उत्तर प्रदेश गन्ने का। तो देखें स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत सरकार का तात्कालिक उद्देश्य खाद्यान्नों का उत्पादन बढ़ाना था। मतलब जैसे भारत आजाद हुआ हमारे देश में खाद्यान्न की बहुत समस्या थी, तो सरकार का पहला प्रयास था खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि करना। 1960 के दशक के मध्य में गेहूं मैक्सिको तथा चावल फिलीपींस से उन्नत किस्म के बीज। इस साल जो अर्धवार्षिक का पेपर हुआ उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था कि गेहूं और चावल की किस्में कहां से ली गई, तो गेहूं लाया गया मैक्सिको से और चावल लाया गया फिलीपींस से। ठीक है, ये उन्नत किस्म के बीज लाए गए थे 1960 के दशक में। फिर देखें 1988 में कृषि विकास में प्रादेशिक संतुलन को प्रोत्साहित करने हेतु कृषि जलवायु नियोजन प्रारंभ किया गया। फिर सरकार परंपरागत कृषि विकास योजना PKVY और राष्ट्रीय कृषि विकास योजना RKVY, है ना, जैसी योजनाओं के माध्यम से देश में जैविक खेती को बढ़ावा दे रही। मतलब जैविक खेती बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट ने ये लॉन्च की योजना PKVY और RKVY। ठीक है। कृषि से संबंधित किसी भी जानकारी की तलाश के लिए किसान पोर्टल बनाया गया, किसानों के लिए एक मंच है। मतलब किसान पोर्टल बनाया गया है किसानों की समस्याएं के लिए। ठीक है, जिसमें किसान अपनी बात रख सकें। फिर पिछले 40 वर्षों में रासायनिक उर्वरकों की खपत में 15 गुना वृद्धि हुई है। ठीक है, याद रखिएगा। फिर भारत में कृषि क्षेत्र का केवल 1/3 भाग सिंचित है। ठीक है। सूखा तथा बाढ़ भारतीय कृषि की जुड़वा संकट बनी हुई है। क्वेश्चन भी अभी आया था, एक दो साल पहले ये रिपीट हुआ था। ये क्वेश्चन पूछा गया था कि मतलब ये सत्य असत्य वगैरह में दिया हुआ था। फिर देखें जमींदारी प्रथा किसानों के लिए सबसे अधिक शोषणकारी रही है। आपसे पूछ लेंगे कि भाई कौन सी प्रथा सबसे ज्यादा शोषणकारी थी, तो आप लिखेंगे जमींदारी प्रथा। भारत में सीमांत तथा छोटे किसानों की संख्या अधिक है। 60% से अधिक किसानों के पास 1 हेक्टेयर से छोटी भूजोत है। मतलब कुछ एक किसान है जिनके पास 1 हेक्टेयर भी जमीन नहीं है। तो ये बात यहाँ पर बताई गई है। आगे अपन लोग बढ़ते हैं 2 नंबर के क्वेश्चन की ओर। देखें भारत में भूमि उपयोग का वर्गीकरण। पहला है वन क्षेत्र, दूसरा है बंजर एवं व्यर्थ भूमि, तीसरा है गैर कृषि कार्यों में प्रयुक्त भूमि, चौथा है चारागाह भूमि, पांचवा है विविध तरु फसलों और उपवन मतलब बाग बगीचे की भूमि। फिर मतलब ये 5वां था। छठवां है कृषि योग्य व्यर्थ भूमि। फिर 7वां है वर्तमान पड़ती भूमि और 8वां है पुरातन पड़ती भूमि जो 1 से 5 वर्ष से खाली, मतलब 1 से 5 साल से खाली है उसको कहते पुरातन पड़ती, और जो 1 वर्ष से कम समय में के लिए खाली है वो कहलाती वर्तमान पड़ती। ठीक है। और 9वां है निवल बोया गया क्षेत्र। ठीक है। तो 4 में क्या हुई है, वृद्धि हुई है। वृद्धि किस किस में हुई है, जो यहाँ पर भी हमने बताया था, शुरुआत में चर्चा कर रहे थे। तो वन भूमि, गैर कृषि कार्यों में प्रयुक्त भूमि, है ना, फिर वर्तमान पड़ती भूमि और निवल बोया गया क्षेत्र, इसमें वृद्धि हुई है। बाकी जो लिखे हुए हैं उनमें क्या हुई है, कमी। जैसे बंजर और व्यर्थ भूमि कम हो गई, चारागाह भूमि कम हो गई,
विविध तरु फसलों और बाग बगीचे की भूमि कम हो गई। कृषि योग्य व्यर्थ भूमि, जो मतलब जिन जमीनों का यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा था, अब उन जमीनों पर भी जो है खेती बाड़ी की जाने लगी है, इस बात से पता चलता है। देखिए कृषि योग्य व्यर्थ भूमि क्या कहलाती है, किसको कहती है कृषि योग्य व्यर्थ भूमि? जब कोई भूभाग 5 वर्ष से अधिक समय तक कृषि रहित रहता है, मतलब इसमें कृषि नहीं होती है 5 साल से ज्यादा समय से, है ना। यहाँ पे थोड़ा सा लिखने में मिस्टेक हो गई है। फिर देखिए निवल बोया गया क्षेत्र, वह भूमि पर जिसपे फसलें उगाई और काटी जाती हैं, मतलब नीरा बोया गया क्षेत्र या निवल बोया गया क्षेत्र है जिसमें फसलें बोई जाती हैं और फसलें काटी जाती हैं, वो कहलाता है निवल बोया गया क्षेत्र या नीरा बोया गया क्षेत्र। ये क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण है, आप लोग इसको तैयार कर लीजिएगा। फिर है साझा संपत्ति संसाधन। देखिए भूमियां सामुदायिक उपयोग हेतु राज्यों के स्वामित्व में होती हैं। जो भूमि राज्यों के स्वामित्व में है वो कहलाती है साझा संपत्ति जमीन। और साझा संपत्ति कौन सी है? जैसे गाँव में या शहरों में जो पशुओं के लिए चारा के लिए रखी जाती है, घरेलू उपयोग हेतु ईंधन के लिए लकड़ी और वन उत्पाद वगैरह जहाँ पे होते हैं, वो जमीन जो है साझा संपत्ति संसाधन होती है। ठीक है। फिर भारत में 3 फसल ऋतुएं हैं, ये तो सबको पता है। खरीफ की फसल, रबी की फसल और जायद की फसल। खरीफ की जो फसल है वो होती है जून से सितंबर के बीच में, रबी की फसल होती है अक्टूबर से मार्च के बीच में, और जायद की फसल होती है जो गर्मियों में ली जाती सिंचाई की सहायता से, ये होती है अप्रैल से जून के बीच में। ठीक है। फिर देखें आर्द्रता के उपलब्ध स्रोत के आधार पर जो है 2 भागों में इसको बांटा जाता है, सिंचित कृषि और वर्षा निर्भर, इसको बारानी कृषि भी बोलते हैं, बारानी। ठीक है, याद रखिएगा। फिर आर्द्रता की मात्रा के आधार पर शुष्क भूमि कृषि और आर्द्र भूमि कृषि, इसको भी 2 भागों में बांटा जाता है। फिर देखें चावल, अब फसलों के बारे में आ गया है ना। अब यहाँ से शुरू हो जाती है फसलों के बारे में, जो महत्वपूर्ण जानकारियां थी वो हमने यहाँ रखी हुई हैं। देखिए चावल भारत का प्रमुख खाद्यान्न फसल है। ये चावल ये उष्ण आर्द्र कटिबंधीय जलवायु का पौधा है। फिर ये पश्चिम बंगाल में चावल की 3 किस्में ली जाती हैं, अमन, ओस और बोरो। बोर्ड का ये सबसे पसंदीदा क्वेश्चनों में से एक है कि चावल की 3 किस्में कहाँ ली जाती हैं, चावल की 3 किस्मों के नाम लिखिए। ये क्वेश्चन आता है तो आप लिखेंगे अमन, ओस और बोरो। ठीक है। फिर देखें भारत विश्व का 22.07% चावल उत्पादित करता है। विश्व में चीन के बाद भारत का दूसरे स्थान पर भारत है। चीन के बाद दूसरे स्थान पर क्या है? भारत है। किसके उत्पादन पे? चावल की बात हो रही है। फिर प्रमुख उत्पादक इसका राज्य है पश्चिम बंगाल, है ना, मतलब पहला जो उत्पादक राज्य है वो पश्चिम बंगाल है, और प्रति हेक्टेयर उपज होती है सबसे ज्यादा वो पंजाब में होती है, याद रखिएगा इसको। फिर हम दूसरी फसल पर डिस्कस करें, गेहूं पर। देखिए ये दूसरा प्रमुख खाद्यान्न अनाज है भारत का, जो खाने के लिए इस्तेमाल होता है। भारत विश्व का 12.8% गेहूं का उत्पादन करता है, और ये शीतोष्ण कटिबंधीय फसल है। देश के बोए गए क्षेत्र के लगभग 14% भाग पर ये बोया जाता है गेहूं, मतलब। और उत्पादक राज्य है उत्तर प्रदेश, मतलब प्रथम उत्पादक राज्य है उत्तर प्रदेश, और प्रति हेक्टेयर सर्वाधिक उत्पादक है पंजाब और हरियाणा में। ठीक है। फिर आगे देखें कपास की बारी आई। कपास की देखें, ये उष्ण कटिबंधीय फसल है। भारत में छोटे रेशे वाली भारतीय और लंबे रेशे वाली अमेरिकन कपास, दोनों प्रकार की कपास का उत्पादन होता है। मतलब भारत में 2 प्रकार की कपास का उत्पादन होता है, छोटे रेशे वाली कपास जिसको भारतीय कपास कहते हैं, और लंबे रेशे वाली कपास मतलब जिसको अमेरिकन कपास कहते हैं। ये दोनों प्रकार की कपास का उत्पादन होता है भारत में। अमेरिकन कपास को देश के उत्तर प्रदेश उत्तर पश्चिम भाग में नरमा कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी आया था अभी पिछले समय पे, अमेरिकन मतलब ये नरमा क्या है पूछा गया था, तो आप लिखेंगे अमेरिकन कपास को देश के उत्तर पश्चिमी भाग में क्या कहा जाता है? नरमा कहा जाता है, याद रखिएगा। फिर भारत का कपास उत्पादन में चीन के बाद दूसरा स्थान है, मतलब चीन के उत्पादन में कपास के उत्पादन में चीन के बाद भारत का दूसरा स्थान है। ठीक है। कपास का प्रमुख उत्पादक राज्य है गुजरात। कपास का प्रमुख उत्पादक राज्य है गुजरात। ठीक है। फिर अगली फसल पर चलें, चाय। चाय की पत्तियों में कैफीन और टैनिन की प्रचुरता पाई जाती है, मतलब इसमें 2 तत्व पाए जाते हैं स्फूर्तिदायक, जिससे लोग पीते हैं तो उनको ताजगी आती है थोड़ी सी। तो ये तत्वों का नाम है कैफीन और टैनिन, है ना।
चीन की देशज फसल है, मतलब ये पूछा जा सकता है कि चाय कहाँ की फसल है, तो आप लिखेंगे चीन की ये देशज फसल है। भारत में चाय की खेती 1840 में असम की ब्रह्मपुत्र घाटी में प्रारंभ हुई। ये भी क्वेश्चन बनता है कि भारत में सबसे पहले कहाँ पे चाय की खेती शुरू हुई, तो आप लिखेंगे ब्रह्मपुत्र घाटी असम में, ठीक है। और आज भी यह देश का प्रमुख चाय उत्पादक क्षेत्र है। भारत चाय का प्रथम उत्पादक देश है, मतलब विश्व में भारत जो है चाय का प्रथम उत्पादक देश है ना। चाय जो है सबसे ज्यादा होती है पूरे विश्व में, विश्व का 21.22% का उत्पादन भारत करता है, ठीक है। चाय निर्यातक देश में चीन के बाद दूसरे स्थान पर। भारत जो है चाय के निर्यात मतलब करने वाले देशों में चीन के बाद कौन से स्थान पर है, दूसरे स्थान पर है। भारत में असम कुल शस्य क्षेत्र का 53% भाग पर चाय की कृषि करता है, मतलब असम देश का ऐसा राज्य है जो जितने भी जमीन पर वो खेती करता है उसके 53% भूभाग से मतलब लगभग 53% भूभाग पर जो है चाय की खेती करता है, तथा देश के कुल उत्पादन का आधे से अधिक चाय उत्पादन करता है। मतलब चाय का प्रथम उत्पादक जो राज्य है भारत का वो है असम, ठीक है, याद रखिएगा। फिर देखें कॉफी। कॉफी जो है इसकी 3 किस्में हैं, ये क्वेश्चन भी 2 नंबर के क्वेश्चन पे आता है कि कॉफी की किस्मों के नाम लिखिए। तो पहली किस्म है अरेबिका, दूसरी है रोबस्टा, तीसरी है लिबेरिका, ठीक है, अरेबिका, रोबस्टा और लिबेरिका। भारत अधिकतर उत्तम किस्म की अरेबिका कॉफी का उत्पादन करता है। भारत में कौन सी कॉफी का उत्पादन होता है, अरेबिका, ठीक है, याद रखिएगा। विश्व में सबसे अधिक कॉफी का उत्पादन ब्राजील करता है, मतलब विश्व में सबसे ज्यादा कॉफी उत्पादन वाला देश आएगा तो क्या लिखेंगे आप लोग, ब्राजील, ठीक है। भारत का स्थान 8वां है, भारत का कौन सा स्थान है, 8वां। देश का प्रथम उत्पादक राज्य है कर्नाटक, मतलब भारत में जो प्रथम उत्पादक राज्य है कॉफी का वो कौन सा है, कर्नाटक है, ठीक है। फिर देखें आगे अपन हरित क्रांति में पहुंच गए। हरित क्रांति जो है ये क्या होती है कि जब देश आजाद हुआ तो 1960 के बाद जो स्थितियां निर्मित हुई, अनाज की कमी थी, तो मतलब एक ऐसा चमत्कारी बीज जो प्राप्त हुआ है ना, उस जो है उसकी हाइट कम थी लेकिन वो ज्यादा फसल देने वाला था, तो उन्नत किस्म के बीज कहते हैं उनको, या चमत्कारी बीज कहते हैं। तो उनमें क्या किया गया कि उन्नत किस्म के बीज सिंचाई और उर्वरक के सहयोग से ज्यादा उत्पादन लेने का काम किया गया, फसल उत्पादन में बहुत वृद्धि हुई, तो वो कहलाता है हरित क्रांति। ये क्वेश्चन भी आता है, देखिए, उन्नत किस्म के बीज सिंचाई तथा उर्वरक की सहायता से खाद्यान्नों के उत्पादन में अभूतपूर्व वृद्धि हुई, जिसे हरित क्रांति को पैकेज टेक्नोलॉजी के नाम से जाना जाता है। आपसे पूछा जाएगा पैकेज टेक्नोलॉजी क्या है, तो इसमें 3 चीजों का उल्लेख करिएगा, उन्नत किस्म के बीज, सिंचाई और उर्वरक, ठीक है। इसकी सहायता से जो है खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि करना पैकेज टेक्नोलॉजी कहलाती है, ठीक है, या हरित क्रांति कहते हैं। फिर भारतीय कृषि की समस्याएं, ये क्वेश्चन बड़े क्वेश्चन में पूछा जाता है, इसको तैयार कर लीजिएगा आप लोग। समस्याएं, अनियमित मानसून, निम्न उत्पादकता, ऋणग्रस्तता, किसानों की ऋणग्रस्तता, भूमि सुधारों में कमी, छोटे खेत व विखंडित जोत और व्यापक अल्प बेरोजगारी, है ना। हमने इसको शॉर्ट में बताया है, इसको आप थोड़ा सा 3-4 नंबर के क्वेश्चन पे आता है तो पॉइंट बनाकर आप लोग पढ़ लेंगे और तैयार कर लेंगे, ठीक है। फिर देखें अंग्रेजी शासन के दौरान 3 भू राजस्व प्रणाली थी, महलवाड़ी, रैयतवाड़ी और जमींदारी, ठीक है। तो कौन कौन सी प्रथा थी, महलवाड़ी, रैयतवाड़ी और जमींदारी। इसमें सबसे ज्यादा जो नुकसान पहुंचाई जो किसानों को वो थी जमींदारी प्रथा, जो हमने इधर बताया था, जमींदारी प्रथा किसानों के लिए सबसे अधिक शोषणकारी रही, ठीक है, याद रखिएगा, तैयार कर लीजिए और बढ़िया खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को।